आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। कोयले की कमी यहां देखी जा रही है, जिसके चलते राज्य में कोयला आयात करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी बाहर से मंगाया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने सीएम शिवराज को सीधी सीधी चेतावनी दी है। राज्य सरकार केंद्र से प्रदेश के हिस्से का कोयला मांगे। अगर केंद्र सरकार कोयला नहीं देती है तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके कोयला यात्रा निकालेगी। कांग्रेस के नेता अरुण यादव का कहना है कि शिवराज सरकार कहती है कि प्रदेश में कोयले के भंडार भरे हैं और दूसरी तरफ कोयले की कमी की पूर्ति के लिए आयात करने की बात कहती है। इससे लगता है कि कोयला आयात करके सरकार ने बिजली को और महंगा करने का प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी स्टेटमेंट आ गया है। हितेश वाजपेयी ने अरुण यादव के बयान पर कहा है कि अरुण यादव खुद के अस्तित्व के लिए यात्रा निकालें तो बेहतर होगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो आपने कोयले के लिए कोयला यात्रा निकाली थी हमारी सरकार के खिलाफ। आप मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, तो आप मेहरबानी करके मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को देश का कोयला उपलब्ध कराएं और सस्ती बिजली देने का काम करें। तो अरुण यादव अपने अस्तित्व की यात्रा ढूंढ रहे हैं, अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए, बनाए रखने के लिए यात्राएं कर रहे हैं कांग्रेस में। ना कि किसी कोयले की चिंता उनको है, ना मध्य प्रदेश में कोयले की कमी है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर कहा है कि कांग्रेस की उम्र 100 साल के पार हो चुकी है। कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। अब तो आम आदमी भी 100 साल नहीं जीता है। कांग्रेस पार्टी में अब सिर्फ ढांचा बचा है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीजेपी की स्थिति के बारे में कहा कि बीजेपी अभी जवान है। बीजेपी की उम्र सिर्फ 43 साल है। पार्टी पूरी ताकत के साथ देश के विकास में काम कर रही है। देखो, कांग्रेस हो गई बूढ़ी, अब 100 साल आदमी जीता नहीं, तो कांग्रेस की यही स्थिति है और इसीलिए अब ढांचा ही बच गया है। और क्या है, अभी बीजेपी के बारे में अभी 43 साल है, जवान है, नौजवान है, युवा है, और इसीलिए हम ताकत के साथ काम कर रहे हैं जनता के लिए। यही फर्क है। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने आज कविता पाटीदार को राज्यसभा में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया। उनसे खास बात की है हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने। कविता पाटीदार हमारे साथ हैं, जो अब राज्यसभा की सांसद बन चुकी हैं। कविता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके कंधों पर। 6 साल पार्टी का नेतृत्व करना है, ओबीसी चेहरा है। जी बिल्कुल, मैं पार्टी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को दी, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि वो छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे। मैं पूर्ण प्रयास करूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जो मैंने सीख ली है, जो सरकार के कार्य हमारे हुए हैं, हमारी केंद्र सरकार के, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के जो निर्णय हुए हैं, जो जन कल्याणकारी योजना है, उन सब के साथ अपनी जन सेवा के इस कार्य में मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊं। राज्यसभा में मुद्दे उठते हैं बड़े, और कई बार ये कहा जाता है कि कई लोग राज्यसभा में बैठे रहते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन आप क्या नवाचार करेंगी, क्योंकि पहली बार आप राज्यसभा जा रही है, तो लगता है कि आप मध्य प्रदेश के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं इस सीखने पर विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना का अवसर मिलेगा, और निश्चित ही मध्य प्रदेश की चीज़ों को, मध्य प्रदेश के मुद्दों को मैं उठा पाऊंगी। मध्य प्रदेश के सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के मुद्दों को उठाना और इस देश को स्वर्णिम राष्ट्र की परिकल्पना पर हमको जो पहुंचाना है, उसमें मैं अपने कर्म का योगदान दे सकूं, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कई लोगों के नाम चल रहे थे, बड़े दिग्गज लोगों के, लेकिन पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है। संगठन जो निर्णय लेता है, हम बहुत हर्ष के साथ उसको स्वीकार करते हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं कविता पाटीदार, और जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद अब वो राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से निर्वाचित हो गई है, और उन्होंने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही कर्मचारियों अधिकारियों के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। दरअसल चुनाव में कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगनी है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी विभागों ने अपने अपने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल निरस्त कर दी है और ये सख्त आदेश दिए हैं कि चुनावी ड्यूटी में तैनात कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा, जिससे जिन कर्मचारियों ने बाहर जाने के लिए प्लान बनाया था और रिजर्वेशन करवाया था वे टिकट निरस्त करवा रहे हैं। मामले में कर्मचारियों की हितैषी बनने वाली राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप पड़ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर चुनाव लेट करवाए, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता कोर्ट नहीं जाते तो अब तक चुनाव हो गए होते। वो चुनाव आयोग ने सारी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और सबको ड्यूटी पे बुला लिया गया, चाहे वो टीचर हों, चाहे मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी हों या कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। हमारे बहुत से साथी जो हैं कर्मचारी साथी, कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, सबके और किसी को शादियों में जाना था। उसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार है। एक निर्वाचित सरकार को खरीद कर काबिज हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को 2 वर्ष से अधिक वक्त हो चुका है। वो इलेक्शन नहीं करवाने का खामियाजा आज विपरीत परिस्थितियों में पड़ रहा है। कमलनाथ जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगवाए और चुनाव को स्थगित करवाने का काम किया, पूरे प्रयास किए कि चुनाव ना हो, इस वजह से कई बार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो प्लान रूटीन रही होंगी, जो छुट्टियां रही होंगी, उसको डिस्टर्ब करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इसी के लिए जानी भी जाती है। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आज कमिश्नर और आईजी के साथ हुई समीक्षा बैठक में चुनाव में सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मिलकर चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखें। साथ ही कहा कि चुनाव के हिसाब से पुलिस बल, मतदान पेटी और अन्य कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे में भेजने की कमिश्नर और आईजी समीक्षा करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतपत्रों के मुद्रण को लेकर भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर जिले की नेपा नगर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुमित्रा काजडेकर का चुनाव नामांकन में फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप उन पर लग रहा है। मामले पर दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने खकनार पुलिस थाने में जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नेपा नगर एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस ने ज्ञापन देते हुए विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको इस बात की जानकारी हम दे दें कि साल 2011 में विधायक सुमित्रा ने गैस एजेंसी के लिए जमा कराए गए दस्तावेज और शपथ पत्र में अपनी जन्मतिथि 4 मई 1985 बताई थी और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई थी। फिर उसके बाद साल 2020 की अगर बात करें तो नेपा नगर उपचुनाव के नामांकन में शपथ पत्र में विधायक सुमित्रा ने अपनी जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताई। यानी जाहिर सी बात है दोनों में से कोई तो गलत है। एसपी का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खां के बेटे हैं, उन्होंने भी ऐसा किया था, उनकी सदस्यता भी गई और वो जेल भी गए थे। तारीख 15/8/1983 बताई, लेकिन इसके पूर्व में जो उन्होंने 2011 के अंदर एलपीजी गैस एजेंसी जो प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, उसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म तारीख जो बताई है वो 4/5/1985 बताई है। डॉक्यूमेंट्स है उनके द्वारा सबमिट किए गए हैं, उसकी जांच करके और उसके ऊपर प्राइमा फेसी उसके ऊपर मुकदमा कायम कर 1 महीने के अंदर मुकदमा कायम करके कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। उसकी हम लोग अभी जांच करवा रहे हैं और जैसे ही उसके अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, हम लोग महीने भर के अंदर डेफिनेटली कार्रवाई करके और न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, इसमें मांग की गई है कि सुमित्रा काजडेकर के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाए और जो उनकी विधायकी है उनको निरस्त करते हुए न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर जो भी सजा है वो दी जाए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस में पार्षदी की टिकट को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गई है।
दावेदार टिकट दिलाने की क्षमता रखने वाले मंत्री और पूर्व मंत्री और नेताओं के दरवाजे की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। कोई खुद के लिए तो कोई पत्नी और बेटों के लिए टिकट मांग रहा है। ग्वालियर नगर निगम के सभी 66 वार्डों में नए सिरे से किए गए आरक्षण के बाद कई वार्डों में प्रत्याशियों के चेहरे बदल गए। खास बात यह कि जो सीटें महिला के लिए आरक्षित हुई हैं, उनमें अब तक प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी ठोक रहे नेताओं ने अपनी पत्नियों के नाम आगे कर दिए हैं। इनमें कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा चुनाव प्रचार सामग्री भी बनवा ली थी और सोशल मीडिया पर प्रचार भी शुरू कर दिया था। अब वो पत्नी के नाम के पीछे अपना नाम जोड़कर दावेदारी में जुटे हैं। वर्तमान में निगम के 17 वार्ड अनारक्षित महिला और 10 वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। जनता की क्षेत्र के हम काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो हमारी ऐसी सीट हो गई है, तो हम अपनी बहू के लिए सभी के टच में टिकट मिलेगा, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे। ऐसी सीट महिला होने के नाते हमारा अधिकार बनता है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, इसलिए हम चुनाव मैदान में गए हैं और जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा तो हम जीत के आएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे। नगर निगम के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पहले पुरुष दावेदार सक्रिय थे, लेकिन आरक्षण के बाद अब पत्नी, बहू या करीबी परिजनों के लिए टिकट की दावेदारी की जा रही है। इसके पहले ये सभी दावेदार सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार शुरू कर चुके थे, पर अब लोगों को किसी न किसी बहाने से महिला दावेदार का नाम और चेहरा याद दिलाने की कवायद हो रही। बीजेपी का कहना है कि जो काम करेगा टिकट उसी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में भी लगातार फीडबैक मिलता रहता है और मेरा मानना है कि इस आधार पर बहुत जल्दी ही पार्टी तय करेगी और हम जीतेंगे। 16 के 16 नगर निगम जीतेंगे। इधर कांग्रेस ने सभी वार्डों में प्रत्याशी चयन के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है, जो दावेदारों का अलग अलग सर्वे कर सिंगल नाम भोपाल भेजेगी। मेयर पद के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिला कांग्रेस के 5 पदाधिकारियों को एक वार्ड में, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष के जो लोग होंगे उनकी रिपोर्ट अलग आएगी। जो इस तरह से जो 6-7 पन्ने होंगे उसमें फिर देखेंगे, टैली करेंगे कि कौन सा नाम जो है सारी रिपोर्टों में आ रहा है। टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी दुविधा है, क्योंकि दावेदार कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में अपनों को टिकट दिलाना बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चुनाव आते ही मध्य प्रदेश की सियासत में नर्मदा की याद आती है। जबलपुर में नर्मदा नदी की स्वच्छता हर चुनाव में मुद्दा बनता है और अब निकाय चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर सियासी दल आमने सामने हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लिहाजा नगर निगम के चुनाव पास आते ही नर्मदा पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर के ग्वारी घाट समेत कई घाटों पर आज भी नर्मदा में गंदे नालों का पानी मिल रहा है, जिस पर कांग्रेस ने बीते 18 साल से शहर सरकार पर काबिज रहने वाली बीजेपी पर निशाना साधा है। इधर अपने कार्यकाल का हिसाब देने के बजाय बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। जबलपुर संस्कार धानी का एक नागरिक जानता है कि इतने साल सिर्फ ढकोसलेबाजी और पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं हुआ नर्मदा शुद्धिकरण के नाम पे, नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों के नाम पे। मामले पर जबलपुर निगम के उपायुक्त ने ठोस कदम उठाने का रटा-रटाया जवाब दिया। ठीक है, इस दिशा में मैं संज्ञान पे अभी आया है और इसमें मैं आगे चल के कमिश्नर महोदय के समक्ष इस बात को रखूंगा और इसका निराकरण जल्दी से जल्द करूंगा। नर्मदा में प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम ने ग्वारी घाट पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगाए, लेकिन उनमें आने वाला पानी उसकी जल शोधन क्षमता से कहीं ज्यादा मैला है। इधर कई छोटे बड़े नालों से अब भी गंदा पानी नर्मदा में मिल जाता है। देखना होगा कि चुनावी दावों के बीच नर्मदा सफाई और शुद्धिकरण को लेकर क्या ठोस प्रयास होते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव का आगाज हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल प्रदेश के मुद्दों और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपना चुनावी घोषणा पत्र जल्द ही जारी करेंगे। ऐसे में चाइल्ड राइट ने राजनीतिक दलों से बच्चों से जुड़े विषयों को भी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है।
पूरे नगरीय निकायों में हमारी कमेटियां बनी हुई है। कमेटी हमें जो सुझाव देती है उन सुझावों को हम वचन पत्र में शामिल करते हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं टीकाकरण से लेकर ये जो हमारे पास सुझाव आएंगे उनको हम वचन पत्र में शामिल करेंगे। और पोषण अभियान जो है वो ज़बरदस्त गति से चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी आंगनवाड़ी जा रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने, पढ़ाई की सामग्री जो है वो एकत्रित कर रहे हैं जिससे जन भागीदारी बढ़ सके। और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनके कोई सुझाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।